जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने लगे हैं, अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस। जैसा कि आपको पता होगा कि बिज़नेस की 3 टाइप्स हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है कि जिसका दूसरा नाम मर्चेंडाइजिंग भी होता है, और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, और एक सर्विसेज बिजनेस होता है। दुनिया में ये 3 ही बिजनेसेस हैं, इसके अलावा और किसी भी नेचर का बिजनेस नहीं होता। तो आज हम पढ़ने लगे हैं अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो इसको आज पढ़ेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से 2 तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं अकाउंटिंग के। एक का नाम है पीरियाडिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग और एक का नाम है परपेचुअल मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। पीरियाडिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री के अकाउंट को कैलकुलेट करना पड़ता है। इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है साल के एंड पे या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है, और जो इन्वेंट्री होती है एंडिंग इन्वेंट्री उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, और प्रॉपर एक फार्मूले के तहत इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो कि अभी मैं आपको जाके बताऊंगा आगे। लेकिन जो परपेचुअल मेथड है इसमें साल के एंड पे जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री के अकाउंट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ये नहीं देखना पड़ता कि उसके कितना बैलेंस है, और बाकायदा एक फार्मूले के तहत जो कि पीरियाडिक सिस्टम में यूज़ होता है कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि परपेचुअल मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री के जो अकाउंट होते हैं, जैसे ही कोई परचेज़ हो या सेल हो, हम साथ साथ उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि साल के एंड पे जाके उसकी अलग से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस होगा उसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, और इन्वेंट्री की जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको बैलेंस शीट में एसेट के हेड में लिख दिया जाएगा। तो हम पढ़ते हैं परपेचुअल मेथड। पीरियाडिक मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, परपेचुअल मेथड से क्वेश्चन आते हैं, और परपेचुअल मेथड ही अब यूज़ होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि परपेचुअल मेथड को किस तरह हम लेके चलेंगे। लेकिन परपेचुअल मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीरियोडिक मेथड के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री का बैलेंस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने परपेचुअल सिस्टम की तरफ। सबसे पहले आपको पता है कि अगर नया बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो उसकी कोई भी बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं होती। अगर बिज़नेस कई सालों से चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि साल के एंड तक सारी इन्वेंट्री सेल आउट हो जाए। कुछ अनसोल्ड भी पड़ी होती है जो कि अगले साल की बिगनिंग बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री, उसकी जो भी अमाउंट हो। फिर उसके बाद जो इस साल हमने परचेजेस की होती हैं उसको ऐड कर देते हैं, और इसके बाद लेस किया जाता है परचेज रिटर्न को और एंड अलाउंसेस। फिर उसके बाद परचेज डिस्काउंट को भी लेस किया जाता है। उसके बाद जो फिगर बच के आती है वो नेट परचेजेस होता है, और नेट परचेजेस में हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करते हैं। मतलब वो कॉस्ट जो गुड्स को हमारे शॉप पे या हमारी बिज़नेस की प्लेस पे ले आने पे जितना ख़र्चा होता है वो सारा हम ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट निकल के आती है वो कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज्ड, जो भी आपने चीज़ें परचेज़ की हैं उस पर कितनी कॉस्ट इनकर हुई है वो निकल के आ जाती है। फिर उसके बाद हम जब टोटल करते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री का और कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज का, तो हमारे पास अमाउंट निकल के आती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, कि ये मर्चेंडाइज अब हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरे साल में सारे इन्वेंट्री बिक जाए। कुछ इन्वेंट्री बच जाती है जिसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री का नाम देते हैं, और उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करने के बाद उसकी अमाउंट को हम इस अमाउंट से लेस करते हैं
मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं, फिर जो अमाउंट निकल के आती है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड की जो अमाउंट है इसको इनकम स्टेटमेंट में सेल में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट को निकाला जा सकता है। और इसके ऊपर वाली जो अमाउंट होती है एंडिंग इन्वेंट्री, इसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट और एसेट में करंट एसेट में लिख दिया जाता है। अब ये था मेथड पर पीरियाडिक सिस्टम का, पीरियाडिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग का, कि जिसमें हमें बाकायदा एक फार्मूला लगाकर कैलकुलेशन करनी पड़ी कि कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड की अमाउंट कितनी बनती है। लेकिन ये काम परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं होता। परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड का अकाउंट साथ साथ मेंटेन रखा जाता है। जैसे भी कोई परचेज़ की जाए या किसी चीज़ को सेल आउट किया जाए तो इस इन्वेंट्री में उसकी इस अकाउंट में उसकी बैलेंस को शो किया जाता है। और इस जो दो अकाउंट्स होते हैं इन्वेंट्री के और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, इस अकाउंट को हिट किया जाता है। जो भी परचेज़ हो या सेल हो, इसे डेबिट या क्रेडिट करके इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उस बैलेंसिंग फिगर को, इन्वेंट्री का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। और कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको शो किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। अब हम देखते हैं परपेचुअल सिस्टम। पहले हम जो पढ़ चुके हैं ये पीरियोडिक सिस्टम था। पीरियोडिक सिस्टम के तहत आपने ये बात याद रखनी है कि कैलकुलेशन करके मालूम करना पड़ता है, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ना ही इन्वेंट्री को इस तरह कैलकुलेट करना पड़ता है। हम साथ साथ उसे अपडेट करते रहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि परपेचुअल सिस्टम में परचेज़ की ट्रांजैक्शन किस अंदाज में होती हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमने कैश पे परचेज़ की है तो हम एक इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते हैं और एक कैश का अकाउंट बनाते हैं। कैश हमने दिया, कैश हमसे आउट हुआ तो कैश क्रेडिट कर दिया जाता है और इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। और इन्वेंट्री के अकाउंट को एज अ एसेट ले रहे होते हैं। इसका मतलब है जब ये इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी, जब ये डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी इन्वेंट्री अकाउंट पे परचेज़ कर रहे हों, यानी कैश पे परचेज़ नहीं की, ऑन अकाउंट हमने परचेज़ की है, तो तब हमारी एंट्री ये होगी कि इन्वेंट्री के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरी साइड पे अकाउंट पेबल जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। मीन 3000 का माल हमने उधार पे ख़रीदा तो हम इन्वेंट्री का अकाउंट जिसकी नेचर एसेट की है, एसेट में इंक्रीज़ आया, इस वजह से इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट किया और हमारी लाइबिलिटी भी दूसरी साइड पे बढ़ी तो जो अकाउंट पेबल का अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब अगर हमने अपने सप्लायर को उसके स्पेसिफाइड किए गए टाइम के मुताबिक पेमेंट कर दी तो हो सकता है कि वो हमें डिस्काउंट दे। अगर वो हमें डिस्काउंट देता है तो फिर क्या एंट्री होगी, जबकि हम उसे पे कर रहे होते हैं। असल जो लाइबिलिटी थी हमारी वो 3000 थी, अब 3000 हमारी वो ख़त्म होने वाली है। लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है, इसलिए अकाउंट पेबल के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। और पहले जब हमने परचेज़ की थी तो उस वक्त अकाउंट पेबल के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी। अब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। लेकिन दूसरी साइड पे हम जो उसे कैश दे रहे हैं वो 2940 रुपये दे रहे हैं, ना कि 3000। और जो 60 रुपये हम कम दे रहे हैं वो हमें डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पे पीरियाडिक सिस्टम की तरह आपने डिस्काउंट का अलग अकाउंट मेंटेन नहीं करना। हम परपेचुअल सिस्टम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि जितनी की इन्वेंट्री हमने परचेज़ की थी 3000, उसमें से 60 रुपये लेस हो गए, 60 रुपये कम हो गए, तो उस इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट करना है, ना कि आपने एक परचेज डिस्काउंट का एक नया अकाउंट बनाना है। परपेचुअल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, पीरियाडिक सिस्टम में हो सकता है।
अगर हमने उस अपने सप्लायर के मेंशन करदा टाइम के अंदर अंदर हमने पेमेंट नहीं की, तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे, अकाउंट पेबल का जो अकाउंट है उसे हम डेबिट कर रहे हैं और कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं सेम अमाउंट के साथ कि अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिला, अगर मिला है तो फिर पीछे वाली एंट्री करेंगे। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ परचेजेस हमें रिटर्न करनी पड़ती हैं, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि अगर परचेज़ रिटर्न या अलाउंस हो, यानी परचेज़ जो चीज़ें हमने ख़रीदी थी अब वो वापस जा रही हैं या इन्वेंट्री के अकाउंट कम हो रहा है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। तो हम ये देखते हैं कि एंट्री इसकी क्या होगी। आप ये देखें कि जितना भी माल हमने वापस भेजा, इसका मतलब है हमारी इन्वेंट्री में कमी आई। मिसाल के तौर पर 900 का माल हमने वापस भेज दिया। जब ये माल हमारे पास आया था तो इन्वेंट्री के अकाउंट को हमने डेबिट किया था, लेकिन जैसे ही ये माल हमसे चला गया तो इन्वेंट्री के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। जब ये माल उधार पे हमने ख़रीदा था तो तब हमने एंट्री की थी, इन्वेंट्री को डेबिट किया था टू अकाउंट पेबल, अकाउंट यानी लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई थी। लेकिन अब चूँकि माल हमने ये 900 का वापस कर दिया है, हमारे माल में भी 900 की कमी आई और दूसरी साइड पे हमारी लाइबिलिटी में भी 900 रुपये की कमी आई। तो हमने इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट किया और हमें पता है इन्वेंट्री का अकाउंट एसेट नेचर का है, तो इसमें कमी आती है तो ये क्रेडिट होता है, और दूसरी साइड पे लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट होती है। तो 900 की अमाउंट से हमने अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया। अब ये है परपेचुअल सिस्टम। पीरियाडिक सिस्टम में क्या होता है, परचेज रिटर्न या अलाउंस का एक नया अकाउंट बनाया जाता है। परपेचुअल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इन्वेंट्री के अकाउंट को हम हिट कर रहे हैं, यहाँ इन्वेंट्री के अकाउंट को कम कर रहे हैं। अगर आप पीरियाडिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो तब आप परचेज रिटर्न या परचेज अलाउंस का एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये एंट्री करेंगे। लेकिन ये परपेचुअल है तो परपेचुअल में आपको इस तरह के किसी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेंट्री के अकाउंट को कम कर दें। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इनकर हुई है तो उसको किस तरह मेंटेन किया जाएगा, उसकी एंट्री क्या होगी। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी एजेंसी से किसी भी शिपिंग एजेंसी से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो हमारे साथ उधार के लेन देन पे चलता है, तो हम उसकी एंट्री इस तरह करेंगे कि उसकी लाइबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर देंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 900 रुपये से बढ़ा देंगे। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इन्वेंट्री के अकाउंट को हमने क्यों इंक्रीज़ किया, हालांकि ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। हम इसके लिए एक नया अकाउंट बना सकते थे, लेकिन वो पीरियाडिक सिस्टम है। परपेचुअल सिस्टम में ये होता है कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हुई है, किसी भी माल को अपनी बिज़नेस प्लेस पर लाने के लिए हम कोई भी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो हम इन्वेंट्री के अकाउंट में उसको ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, और दूसरी साइड पे अगर वो उसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, और अगर हमने उधार पे वो काम लिया, वो सर्विस उधार पे ली किसी से, तो फिर अकाउंट पेबल के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह ये नीचे वाली जो एंट्री है, ये कैश बेस पे हम कोई सर्विस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हुई और हमने पे भी कर दी, और इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट किया और कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया। इन्वेंट्री के अकाउंट को क्यों डेबिट किया, उसकी ये वजह है क्योंकि हम परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होगी वो इन्वेंट्री के अकाउंट को उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ना कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा। वो पीरियाडिक सिस्टम में होता है, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब हम आते हैं परपेचुअल सिस्टम में सेल्स की ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती हैं, तो उसको हम देखते हैं। जब भी सेल होती है परपेचुअल सिस्टम में तो दो तरह की एंट्रीज की जाती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कैश पे सेल हो रही है तो तब क्या एंट्री होगी।
तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर अकाउंट पे सेल हो रही है तो फिर क्या एंट्री होगी। अगर कैश पे सेल हो रही है तो हम पहली एंट्री ये करेंगे कि कैश 1800 से डेबिट हुआ और सेल की नेचर क्योंकि क्रेडिट होती है, सेल जब बढ़ता है तो इस क्रेडिट होता है, सेल जब कम होता है तो ये डेबिट होता है। तो सेल को भी 1800 से हमने बढ़ा दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। अब आप ये देखें कि अगर ये पीरियाडिक सिस्टम होता तो हम दूसरी एंट्री ना करते, लेकिन अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। हम ये बताएंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी हुई है, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड कितनी हुई, और जो इन्वेंट्री, क्योंकि ये 1800 का माल अगर हम बेच रहे हैं तो हमारी इन्वेंट्री भी तो कम हुई होगी ना, तो उसको देखते हैं कि उसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब आप देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है 1280 रुपये से, और दूसरी साइड पे हम इन्वेंट्री के अकाउंट को कम करेंगे क्योंकि हमने सेल आउट की और कुछ ना कुछ इन्वेंट्री हमसे आउट हुई। जब भी मैंने आपको पहले बताया ये जो इन्वेंट्री का अकाउंट है ये एसेट नेचर का है, और जब इसमें इंक्रीज़ आता है तो डेबिट होता है, जब डिक्रीज़ आता है तो क्रेडिट होता है। अब हमने अगर सेल आउट की है तो इसमें डिक्रीज़ आया, जब डिक्रीज़ आया तो 1280 से डिक्रीज़ आया, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। और दूसरी साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के जो एक्सपेंस होता है और इसको हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं, ये हमने 1280 के साथ उसको डेबिट कर दिया। अब आप ये देखें कि जो सेल की थी हमने वो 1800 की थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1280 की है, मतलब ये एक्चुअल कॉस्ट है जितने पे हमने चीज़ों को ख़रीदा था, जितने पे चीज़ों को ख़रीदा था उतने पे हम चीज़ों को नहीं बेचते, कुछ अमाउंट ज़्यादा के साथ बेचते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सकें। तो आपने ये बात गौर अपने ज़ेर नज़र रखनी है और इस पर गौर करना है कि ये दो अमाउंट्स, ये 1800 है और वो 1280, इन दोनों अमाउंट्स में कोई ना कोई फ़र्क लाजमी होगा। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये जो अमाउंट होती है डेबिट और क्रेडिट की, ये सेल वाली अमाउंट से कम होती है क्योंकि ये कॉस्ट होती है और उस पे हम सेल आउट कर रहे होते हैं। और अगर हम अकाउंट पे सेल कर रहे हैं तो तब उसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया जाएगा और सेल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ अकाउंट कैश की जगह अब अकाउंट रिसीवेबल आया, मतलब हमने उधार पे बेचा और अकाउंट रिसीवेबल एसेट नेचर का होता है, एसेट में जब इंक्रीज़ आए तो डेबिट होता है, एसेट में जब डिक्रीज़ आए तो क्रेडिट होता है। अब आप ये देखें कि यहाँ अकाउंट का जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और सेल क्रेडिट हो रही है 510 रुपये के साथ। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब भी सेल हो दो तरह की एंट्रीज़ होंगी, एक ये एंट्री, एक इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इन्वेंट्री को भी मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो एंट्री कैसे होगी उसको देखते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड को, क्योंकि एक्सपेंस नेचर का है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो हम इसको 280 से डेबिट कर रहे हैं, और अगर हमने कोई चीज़ सेल आउट की है तो हमारी इन्वेंट्री कम हुई है, मतलब हमारे एसेट में से कुछ गया है, इन्वेंट्री कम हुई है, तो वो क्रेडिट, उसको हम क्रेडिट करेंगे 280 रुपये के साथ। तो ये एंट्री, अब इस एंट्री को आप पिछली एंट्री के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। आप ये देखें कि जब हमने कैश पे सेल आउट किया था तो दो तरह की एंट्रीज लाजमी करनी होती हैं, एक तो सेल वाली एंट्री और उसके अगेंस्ट कैश भी हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, दूसरी कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड होती है, और एक इन्वेंट्री, ये दूसरी एंट्री होती है, और पहली एंट्री वो पिछली स्लाइड पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। और यही सेम चीज़ें आपको अकाउंट पे नज़र आएंगी। अगर आपने कोई चीज़ अकाउंट पे बेची है, उधार पे बेची है, तो तब भी दो एंट्रीज़ करना लाजमी है। मतलब जब भी आप सेल आउट करेंगे आपके 4 अकाउंट्स हिट होंगे परपेचुअल सिस्टम में, लेकिन ये ऐसा पीरियोडिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ऐसा पीरियोडिक सिस्टम में सिर्फ 2 अकाउंट हिट होते हैं, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में जब उधार पे बेची जाए या कैश पे बेची जाए तो 4 अकाउंट हिट होते हैं, और ये 4 अकाउंट्स आपके सामने हैं। अकाउंट रिसीवेबल या कैश, सेल होगा, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या सिर्फ इन्वेंट्री, ये 4 अकाउंट हिट होंगे। अच्छा, अब अगर हम सेल डिस्काउंट दे रहे हैं
तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, क्योंकि सेल डिस्काउंट आपको पता है अगर हम दे रहे हैं तो ये एक तरह से हमारा एक्सपेंस होता है। अब आपने इस फ़र्क को याद रखना है, जब परचेज़ डिस्काउंट को हमने मेंशन करना था तो परचेज़ डिस्काउंट का कोई अलग से हमने अकाउंट नहीं बनाया था, बल्कि इन्वेंट्री को हमने लेस कर दिया था। लेकिन सेल डिस्काउंट के लिए हम सेल डिस्काउंट का अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे और इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये इसको हम एज अ एक्सपेंस ले रहे होते हैं, ये हमारे अखराजात होते हैं। और दूसरी साइड पे अकाउंट रिसीवेबल, अगर हमने उधार पे कोई चीज़ फ़रोख्त की है तो अकाउंट रिसीवेबल को हम कम कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा 510 रुपये था, आप लास्ट एंट्री को देख सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल 510 था। अब जो मेरा कस्टमर था उसने वक्त के अंदर जितना मैंने मेंशन किया था उस वक्त के अंदर अंदर मुझे पैसे वापस कर दिए, तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे डिस्काउंट दूंगा। तो अब डिस्काउंट देने की बारी आई तो अकाउंट रिसीवेबल उसी अमाउंट के साथ क्रेडिट होगा, यानी 510 के साथ जिस अमाउंट के साथ वो डेबिट हुआ था। लेकिन जो कैश है वो एक्चुअल में मैं 499 रुपीज़ रिसीव करूँगा और 10 रुपये जो कम हैं वो मैं उसे डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो मैं डेबिट करूँगा क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस होगा। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने याद रखना है जब भी परपेचुअल सिस्टम को आप फॉलो करें तो सेल डिस्काउंट के अकाउंट को मेंटेन रखना पड़ता है, लेकिन परचेज डिस्काउंट के अकाउंट को मेंटेन नहीं रखना पड़ता। वहाँ हम इन्वेंट्री के अकाउंट को ही लेस कर देते हैं। अच्छा, अब अगर सेल रिटर्न और अलाउंसेस हों तो तब क्या होगा। सेल रिटर्न, सेल मेरे पास वापस आ गई है तो उसकी एंट्री किस तरह होगी, तो ये बात भी आप यहाँ याद रखें। जब भी आप परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हों तो आपने परचेज, रिटर्न और अलाउंस का अकाउंट को मेंटेन नहीं करना, बल्कि इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। लेकिन इसी सिस्टम में सेल, रिटर्न और अलाउंसेस के अकाउंट को मेंटेन रखना पड़ता है। सेल, रिटर्न और अलाउंसेस को हम डेबिट करेंगे और दूसरी साइड पे अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब जो अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि कुछ गुड्स हमारे पास वापस आ गई हैं तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया है। अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाए तो उसको क्रेडिट करते हैं और दूसरी साइड पे सेल, रिटर्न और अलाउंसेस को हम डेबिट कर रहे हैं। और इसी तरह आप इस बात पे भी गौर करें कि जब हमने सेल की थी तो हमने दो तरह की एंट्रीज की थी, हमने 4 अकाउंट को हिट किया था। जो पहली एंट्री हमने ये की थी कि अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, दूसरी एंट्री हमने की थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या सिर्फ इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज। दूसरी एंट्री हमने की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। लेकिन अब इन्वेंट्री हमारे पास वापस आ गई है। जब इन्वेंट्री हमारे पास वापस आई है तो इन्वेंट्री का अकाउंट बढ़ा है 140 रुपये से। अगर वो बढ़ा है तो हम उसको डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई है क्योंकि इन्वेंट्री जो गुड्स हैं वो हमें हमारे पास वापस आ गई हैं। इसी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 140 से हम कम कर रहे हैं। ये था परपेचुअल और पीरियाडिक सिस्टम का डिफरेंस, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और कौन कौन से नहीं किए जाते। अब आप इस बात पे गौर करें कि जो मैंने सबसे पहले की थी, जब भी ये हम लेजर्स बनाएंगे इन्वेंट्री के अकाउंट का और कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो उसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको डायरेक्ट उठा के हम कहाँ लिख देंगे, इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में और इन्वेंट्री को लिखेंगे हम बैलेंस शीट में। लेकिन पीरियाडिक सिस्टम में क्या, पीरियाडिक सिस्टम में ये था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को बाकायदा एक फार्मूला लगा के हमें कैलकुलेट करना पड़ता था।
पहले हमें परचेजेस लेनी पड़ती थी, बिगिनिंग इन्वेंट्री, फिर परचेजेस को लेना पड़ता था और फिर उसमें से परचेज रिटर्न को लेस करना पड़ता था और फिर उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करके एंड में ये सारे फार्मूले को जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ उसको फॉलो करते हुए एंड में हम पहुँचते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड साथ साथ मेंटेन हो रहा है। जैसे हम कोई चीज़ को सेल आउट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वहाँ पे हिट हो रहा है, और इन्वेंट्री का जो अकाउंट है जब भी हम इसे परचेज करते हैं कोई भी चीज़ तो इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और इन्वेंट्री कोई भी एक्सपेंस इनकर हो रहा है इन्वेंट्री के हवाले से तो उस इन्वेंट्री के अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसी इन्वेंट्री के अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। और साल के एंड पे हम जाके देखते हैं कि इनका डेबिट क्रेडिट का फ़र्क निकाल के इनका बैलेंस कितना आता है, तो वो बैलेंस हम उठा के अपनी बैलेंस शीट में करंट एसेट वाली साइड पे लिख देते हैं। तो बहुत शुक्रिया, ये था परपेचुअल और पीरियडिक सिस्टम। अब हम इसके बाद अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे